हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। सरकार जब अपना बजट बनाती है तो सरकार को सबकी मांगों का ख्याल रखना होता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे सबकी मांगों को पूरा करती है, कहां से वो लोन रेज करती है और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड दूसरे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी? सिंपल टर्म्स में फिस्कल पॉलिसी है कि गवर्नमेंट टैक्सेशन के द्वारा या अपने एक्सपेंडिचर के द्वारा इकोनॉमिक को कैसे अपने हिसाब से कंट्रोल करती है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। इससे रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट क्या है, वेरियस टाइप ऑफ डेफिसिट क्या क्या है, ये आज हम अपने वीडियो में इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। बिल, ये सारे न्यूज आप सब लोगों ने देखे होंगे। गवर्नमेंट ने इसके अलावा 20 लाख करोड़ का एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था कोविड के लिए। सो दीज आर सिंपली एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। जब गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमी को एक्सपैंड करते, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाती है। 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में फ्लश किए गए, ठीक है, तो इकोनॉमी की साइज बढ़ी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा। हमने पिछले वीडियो में, इन्फ्लेशन वाले वीडियो में देखा था, जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ता है तो उसको मीट करने के लिए सप्लाई बढ़ती है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो इकोनॉमिक स्टिमुलस दिए जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए जब भी कभी इकोनॉमी रिसेशन में होता है। कोविड के टाइम में हमने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई थी, नेगेटिव में चली गई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ को वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। दिस इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जब गवर्नमेंट इकोनॉमी से पैसा कम करे, कैसे कर सकते हैं? या तो टैक्स बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा देगा तो इकोनॉमी से वो पैसा अपने पास खींच लेंगे, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज देनी थी वो बंद कर दे, ठीक है, या गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम चला रही थी वो स्कीम बंद कर दे। इनके द्वारा क्या होगा कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में से पैसा कम करेगी। तो दिस वुड बी कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मनी सप्लाई कम हो रही है। ओके, जैसा कि नाम है वैसा ही ये पॉलिसी है। अब अगर डिफरेंट एग्जांपल आपको दे दिए जाएंगे तो आपको समझ लेना है कि वो एक्सपेंशनरी का है या कॉन्ट्रैक्शनरी का है। और नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बजट। बजट तो आप सब लोग भी बनाते होंगे अपनी फैमिली के लिए, बट आपके बजट में और गवर्नमेंट के बजट में एक डिफरेंस है। हम लोग जब अपना बजट बनाते हैं तो सबसे पहले अपनी चादर देखते हैं कि कितना हम कमा रहे हैं, उतनी ही पैर पसारेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर तय करते हैं। गवर्नमेंट उल्टा करती है, गवर्नमेंट पहले अपना एक्सपेंडिचर देखती है कि उसको जरूरत कितना है, अकॉर्डिंगली फिर वो अपने इनकम को टारगेट करती है कि इतना एक्सपेंडिचर हमें मीट करना है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट या तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगी, गवर्नमेंट जीएसटी में नए कमोडिटी को ले आएगी, जीएसटी का रेट बढ़ा देगी, सो दैट उसको जो अपना एक्सपेंडिचर है वो मीट कर सके। अकॉर्डिंगली आपने अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि पहले एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर फाइनेंस बिल पास होता है, पहले एक्सपेंडिचर फिर इनकम, ठीक है। एक पॉलिटी का ही एक और कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये बजट टर्म मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म यूज किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट को रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग बताना होता है, वो हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। वेल, दिस इज द बजट 2020-23। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? 35%, विच इज मोर देन 1/3 कमिंग फ्रॉम बोरोइंग। तो गवर्नमेंट जो टोटल पैसा अर्न कर रही है, ठीक है, उसका 1/3 जो है गवर्नमेंट का बोरोइंग से मीट हो रहा है। सेकेंड पे है 16% इज जीएसटी। सो अब आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्सेशन हो गया है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था, अब जीएसटी हो गया है। थर्ड एंड फोर्थ पे कंबाइंडली कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स आर ऑलमोस्ट इक्वल नाउ। ओके, उसके बाद वाली चीजें आपको याद रखने का इंपॉर्टेंस नहीं है। देन वी कम टू द एक्सपेंडिचर पार्ट कि पैसा जाता कहाँ है। यहाँ भी जब सबसे ज्यादा पैसा बोरोइंग से आ रहा था, सबसे ज्यादा पैसा जाता भी है इंटरेस्ट पेमेंट करने में। ओके, सेकंड पे जो आता है वो है स्टेट शेयर। जो स्टेट को पैसा गवर्नमेंट अपने सोर्सेज से डिवॉल्व करती है वो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यहाँ पे आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का डिफरेंस पता होना चाहिए।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे कि मनरेगा है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा का पूरा पैसा, जैसे कि पीएम किसान योजना है, उस योजना में पूरा का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये नाम इंटरचेंज कर दिए जाएंगे, आपको केयरफुल रहना है एग्जाम में। ओके, एक और चीज है, पहले आप अगर देखोगे अभी डिफेंस और सब्सिडी ये दोनों लगभग लगभग बराबर हो गए हैं, बट एक टाइम था जब सब्सिडी काफी ज्यादा हुआ करती थी डिफेंस से, अब ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन्हें हम समझते हैं, there are various ways to understand this. One way of understanding this is understanding in terms of asset and liability. तो पहले ये समझ लें कि asset और liability क्या होता है। Well, liabilities, आपने मान लो किसी से 100 रुपए लिए हैं, अब आपको इसको रीपे करना है, you owe 100 rupees to that person. This is your liability. Now अब उल्टा सोचो, आपने किसी को 100 rupees दे रखे हैं, तो डेफिनेटली आपने अगर 5% इंटरेस्ट पे दे रखा है तो बंदा आपको 5% इंटरेस्ट से वापस करेगा, तो ये फ्यूचर में आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा है। This is your asset in that case. Similar is the case for the government. अगर कोई ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट को वापस करनी है, जैसे हमने अभी बोरोइंग देखी थी, इज ए लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। कोई ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट को इनकम देगी, जैसे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, उससे फ्यूचर इनकम होगी। गवर्नमेंट की जो PSUs हैं उसमें इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया, कुछ कंपनीज बाई करी है, ये सारे गवर्नमेंट को एसेट क्रिएट हो रहे हैं। तो दीज आर एसेट फॉर द गवर्नमेंट। ओके, सो नाउ हाउ डू डिफाइन द कैपिटल अकाउंट? सो कैपिटल अकाउंट कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट कर रही है जिससे उसके एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, या तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। वेल, और दूसरे तरीके जो पहचानने के हैं कि दीज आर द रिकरिंग ट्रांजैक्शन। जैसे आपने अगर किसी को लोन दिया, गवर्नमेंट ने अगर लोन दिया, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल जो है कुछ सालों में आएगा, एक बार में वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ओके, सो दीज आर यूजुअली लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, more than 1 year goes, recurring in nature, whereas the revenue account is simply opposite of this. उसमें क्या होगा कि कोई एसेट या लायबिलिटी में चेंज नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट ने सैलरी दे दी गवर्नमेंट ने, काम खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने किसी को पेंशन दे दिया, सब्सिडी दे दी, वो एक बार में ट्रांजैक्शन है जो कंप्लीट हो गया। सो दीज कम्स अंडर द रेवेन्यू अकाउंट। दीज आर वन टाइम सेटलमेंट एंड दीज आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। Now let's take various example of revenue expenditure and revenue receipt. Okay, revenue expenditure जैसा मैंने बोला, गवर्नमेंट ने सैलरी दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, वो एक बार में खत्म हो गया। ये ग्रांट्स भी है, जैसा स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। यही ग्रांट जब स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ग्रांट दिया तो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, जिसके यहाँ से पैसा निकल रहा है तो एक्सपेंडिचर हो गया, जिसके पास पैसा पहुंच रहा है वो उसका रिसीट हो गया। देन द टैक्सेस जो कि डिवॉल्व हुए हैं, दैट वुड काउंट एज रेवेन्यू रिसीट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए लिखा गया है यहाँ पे। ओके, दिस IRS, अगर आप में से कुछ लोग सेलेक्ट होकर के IRS ऑफिसर बने हैं तो आपके जो काम की वजह से जो टैक्स कलेक्शन होगा, दैट वुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट, जो ऑल द टैक्सेस जो कि कलेक्ट होंगे। गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था अगर, तो गवर्नमेंट जो लोन देगी उस पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलेगा, दैट वुड कम अंडर रेवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट ने PSU बना रखी है, अब उस PSU से जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड भी रेवेन्यू रिसीट हो, क्योंकि वो एक बार डिविडेंड मिलेगा, एक बार में काम खत्म हो गया उसका, उससे कोई एसेट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि इसी PSU को सेल कर दिया, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, गवर्नमेंट LIC का IPO लेके आई, इस PSU को जो गवर्नमेंट ने बनाया था उसको सेल कर दिया, इससे गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया, जो पहले एसेट था पूरा की पूरी कंपनी गवर्नमेंट के पास थी उसमें कम हो गया। सो दिस वुड कंसीडर एज कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट ने लोन दे रखे थे, अगर वो लोन गवर्नमेंट ने वापस ले लिए, ठीक है, तो दिस वुड कम अंडर कैपिटल रिसीट, क्योंकि वो अब लोन अब उसके लिए गवर्नमेंट के लिए इनकम नहीं जनरेट करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस आपको समझना है कि इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू अकाउंट में आते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल पेमेंट होता है, जो लोन दिया जाता है, जैसे 100 रुपए हमने लोन दिया और 100 रुपए लोन वापस लिया, दोनों कैपिटल अकाउंट में आएंगे। लेकिन उस 100 रुपए पे जो 5% इंटरेस्ट से जो 5 रुपए आएगा या 5 रुपए दिया जाएगा वो रेवेन्यू अकाउंट में आएंगे। दिस स्मॉल डिफरेंस यू शुड बी केयरफुल।
देन एज आई टोल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई खर्चा हुआ, एक्विजिशन ऑफ सम प्राइवेट कंपनी हुआ, दिस वुड बी पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्हीं चीजों को घुमा फिरा करके डिफरेंट तरीके से यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा है। यू नीड टू बी केयरफुल, बेसिक कंसेप्ट आप समझ के रखो कि कौन सा कैपिटल अकाउंट में आएगा, कौन सा रेवेन्यू अकाउंट में आएगा, और उसको आप अप्लाई करते हुए वेरियस क्वेश्चन कुछ भी आ जाए यू कैन आंसर देम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एक चीज अभी हो रही है, गवर्नमेंट अब खर्चा कर रही है और गवर्नमेंट इनकम भी कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो इनकम है वो कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। वैसे हमेशा ही ये डेवलपिंग कंट्री के लिए बोला जाता है कि आपको खर्चा ज्यादा करना चाहिए, इनकम कम करना चाहिए। अगर मान लो सरकार ऐसी हो कि इनकम कुछ कमा रही है, उसको खर्च नहीं कर पा रही है, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज एन इनएफिशिएंट गवर्नमेंट। वी वुड नेवर लाइक टू हैव एन इनएफिशिएंट गवर्नमेंट। सो डेवलपिंग कंट्री में हमेशा ही होगा कि देयर वुड बी सम डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू रिसिप्ट कम होगा। तो इसका जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस वुड बी नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ फ्यू पीपल सेड कि इसमें जो ये वाला जो कंपोनेंट है, जो ग्रांट्स स्टेट को दिया था, उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाला हुआ है। अब ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, उससे स्टेट गवर्नमेंट ने रोड बना दिया। अब रोड बनाना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सो दिस शुड नॉट बी काउंटेड हियर इन अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो एक टर्म कॉइन की गई इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में हमने क्या किया कि रेवेन्यू डेफिसिट में से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है सेंटर के ग्रांट से, उसको माइनस कर दिया गया, क्योंकि दिस इज इफेक्टिवली नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, another term is fiscal deficit. Fiscal deficit is simply total expenditure. This total expenditure minus total income is fiscal deficit. जो हम सुनते रहते हैं, अभी जो टारगेट हो गया था 9%, फिर गवर्नमेंट का हुआ 6.4%, ठीक है, दिस इज फिस्कल डेफिसिट जो हम सुनते रहते हैं, वो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम है। तो बेसिकली दिस बोरोइंग जो कैपिटल रिसीट के अंदर आ रहा है, दिस बोरोइंग इज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो टोटल इनकम में हम जो डेट क्रिएटिंग इनकम है उसको नहीं काउंट कर रहे हैं, दिस इज फिस्कल डेफिसिट। नाउ हियर ऑल्सो निर्मला मैम वुड टेल कि हम जो अभी हमारे फिस्कल डेफिसिट में आप हम पे आरोप लगा रहे हो कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, इसमें एक अच्छा खासा चंक तो ये इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। दिस इंटरेस्ट पेमेंट जो कि हमारी सरकार ने नहीं लिया था, तो कांग्रेस की सरकार ने लिया था। सो दे केम अप विद अनदर टर्म प्राइमरी डेफिसिट, कि हम फिस्कल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट पिछले साल के लोन की वजह से हो रहा है, जो आपने देखा था वो 20% है, अच्छा खासा सब्सटेंशियल है, टोटल खर्चे का 20% आप इंटरेस्ट पेमेंट में कर रहे हो, उसको हम माइनस करके जो आएगा वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। एंड दिस वुड बी द करेक्ट दिस वुड गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द करेंट गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन। Okay, so all these different type of deficit you must remember, और इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको समझना चाहिए। Here you also need to understand कि गवर्नमेंट एक्चुअली ये जो डेफिसिट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हर डेवलपिंग कंट्री में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट बोरो करती है फिस्कल डेफिसिट में, इस एक्स्ट्रा पैसे से गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस और इस टाइप की चीजें करती है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और डेवलपिंग कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई दिस डेफिसिट, जैसा हमने पिछले क्लास में बोला था कि इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, ठीक है, बस टू मच ऑफ इन्फ्लेशन इज बैड। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट इज नॉट बैड, बस टू मच ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज बैड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ऑफन कम्स इज कि ये जो डेफिसिट है उसको कम कैसे करेंगे, या डेफिसिट बढ़ेगा कैसे। ठीक है, तो जो चीजें एग्जांपल हमने दी है कि इस साइड वाली जो चीज है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो, उससे फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसे कम होगा, गवर्नमेंट स्कीम कोई बंद कर दे, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देनी बंद कर दे, गवर्नमेंट ने जो सैलरी देनी है या जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बंद कर दे, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर अगर कम होगा तो डेफिसिट कम होगा। उल्टा अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, गवर्नमेंट एक नया स्कीम अनाउंस कर दे, गवर्नमेंट कुछ और नए सब्सिडी देना शुरू कर दे, ठीक है, तो उससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ेगा। इनकम वाले साइड में उल्टा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे गवर्नमेंट की रिसीट बढ़ जाए, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की डेफिसिट कम होगी। ठीक है, डेफिसिट क्या है, जब गवर्नमेंट को इनकम ज्यादा मिलेगी तो गवर्नमेंट का डेफिसिट कम हो जाएगा। उल्टा अगर कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गया तो जो घाटा है वो बढ़ गया। ठीक है, तो जब घाटा बढ़ गया, नाउ दिस इज टू अंडरस्टैंड, इतना ये जो लेवल है वो एक्सपेंडिचर का है, ये इनकम का है। ठीक है, अगर आपने इनकम को बढ़ा के यहां कर दिया, ये घाटा है। अगर आपने इनकम को बढ़ा करके यहां कर दिया तो और घाटा आपका कम हो गया। अगर आपने इनकम को नीचे ले गए, यहां पे ले गए, तो आपका जो घाटा है वो और बढ़ गया। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, कम कर दिया तो गवर्नमेंट का इनकम नीचे चला जाएगा। अब ये जो घाटा है वो इतना हो गया है, ये घाटा बढ़ गया है, तो इससे घाटा बढ़ेगा। ऐसे डिफरेंट टर्म्स आपको यूपीएससी देती रहेगी कि इससे फिस्कल डेफिसिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है, याद करके रट्टा मार के जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली कंसेप्ट आप लगाओगे कि उससे इनकम बढ़ रहा है, कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, घट रहा है, और उससे आप सारे चीजें आंसर कर दोगे। ये चीज बस आपको दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, कि ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये जो बीच का जो चीज है, दिस इज डेफिसिट। अब ये बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या ये वाला बार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है कि कौन सा बार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सो दिस इज ऑल दैट वी हैड इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है और बताना है नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इनके आंसर्स इन क्वेश्चंस के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं। थैंक यू।